गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 हिंदी मणिका चैप्टर 15 की रीडिंग करेंगे और हम इस चैप्टर को सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन इसके पहले रीडिंग करते हैं। ये चैप्टर है 15 और ये है कश्मीर की यात्रा। ये हम पहले इस चैप्टर को हम क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें है विशाल भारत के दो छोर हैं। भारत के कितने छोर हैं? दो। एक कन्याकुमारी और कश्मीर। एक हिस्सा इसका कन्याकुमारी है और एक हिस्सा इसका कश्मीर है। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपनी मंदहास में से हमें चकित करती हैं। सागर के झाग देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी देखने को मिले तो कितना अच्छा हो। यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती थी कि हमें भी कश्मीर की यात्रा करनी चाहिए। कि हाँ, इनके जो राइटर हैं तो वो उनकी भी इच्छा थी कि हमें भी कश्मीर की यात्रा करनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी कि मैं सिर्फ यही कल्पना करता रहूं कि मैं कश्मीर कब जाऊंगा, कब देखूंगा। उनको ये था कि मुझे घूमना ही है, जाना ही है। उसने कश्मीर को सचमुच से देख लेने का सहयोग दिया और एक दिन कोचीन से मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। उन्होंने क्या किया, जो विश्वनाथ अय्यर हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना मन बना लिया और वो कश्मीर की यात्रा के लिए निकल लिए। कश्मीर का नाम प्रत्येक को लुभाता है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। कहाँ पर? कश्मीर में। कहा जाता है कि आज जहाँ घाटी है वहाँ पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ के पिघलने से बनी थी। जो ये कहा जाता है कि आज जो जहाँ घाटी है वहाँ पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ से पिघलने से बनी थी। जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी बहता है तो उसको क्या कहा जाता था? उसको पहले सतीसर झील कहते थे। महाभारत काल से ही कश्मीर शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ का जो पहले इतिहास लिखा गया है वहाँ सम्राट की जो का समय था तो वहाँ पर ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। बहुत बड़ा था और वो खुद ही कला बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे और साहित्यकार भी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों में गुजरता हुआ मैं जम्मू तवी पहुंचा। वो कहाँ पहुंचा? जब वह रेल से यात्रा कर रहा था तो वहां से निकलते निकलते वो जम्मू तवी पहुंचा। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था। प्रभावी मन में चुभ नरी शीतलता थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। उनको लगा कि 5-6 घंटे में वह कश्मीर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा वहां पर पहुंचने के लिए कितने घंटे लगे? 12 घंटे की यात्रा थी। सुनकर वह पहले कुछ घबराया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा, कि जो ड्राइवर है वह बस को कितने घंटे चलाएगा? 12 घंटे। तब तो और भी शक पकाया कि ऐसा कुछ अजीब सा लगा कि एक ही ड्राइवर 12 घंटे चलाएगा। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थरों के लुढ़क कर गिरने की संभावना, दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल में बहती चिनाब की तीव्र धारा में गिर जाने का भय। उसको यह डर था कि कहीं ऊपर से पत्थर ना गिर जाए लुढ़क करके, जिससे हमारी बस कहीं नीचे खाई में गिर जाए। उनको यह डर लग रहा था। वैसे पहाड़ी पर पथ पर बस में चलने
की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है, क्योंकि उनको हैबिट में आ चुकी है। कालीकट से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोट्टायम से तक्कड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है। तो भी हिमालय की गोदी में जितनी विकट दशा है उतनी अयंत्र नहीं है, कि हिमालय की घाटी में जितनी भी परेशानियां आती हैं वो और कहीं नहीं। रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक जीवन बिताते हैं। कि उन्होंने यह सोच लिया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी तो अपना समय व्यतीत करते हैं, जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं, दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जो देहाती लोग हैं, तो यहाँ पर जो रास्ते में बीच बीच में छोटे दुकानों की लाइनें मिलती हैं, छोटी बड़ी पाठशालाएं यानी स्कूल विद्यालय मिलते हैं, होटल और सिनेमा घर मिलते हैं, तो वो इनको क्या मानते हैं? शहर मानते हैं। उतराई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते और जहां तहां थोड़ा सा विश्राम नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। उन्होंने नाश्ता पानी करते करते वह थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट भी किया, नाश्ता पानी किया और वो एक रेस्ट हाउस में पहुंच गए। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा। जो कुछ देर चहल कदमी करता रहा। बगल की दुकानों पर मंगलोर की बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकता में कर देती हैं। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। वो कह रहा है कि मुझे यहाँ की इतनी चीजें जैसे अब आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा। कहाँ? कि उसकी जानकारी लेने के लिए उसने उन सामानों को, उस जगह को देख करके सोचा। तो कुछ चहलकदमी करता रहा। बगल की दुकानों पर मंगलोर की बनी बीड़ियां का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। कौतूहल मतलब आश्चर्यचकित हुआ। वो उनको देख करके आश्चर्य में रह गया। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकता में कर देती हैं, कि पूरे देश को कैसे मिलाकर रखती हैं, एकता करके रखती हैं। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। बस जो थी किसकी तरफ बढ़ी? अब जवाहर सुरंग की ओर। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते, देखे बिना नहीं रहा जा सकता। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता नहीं चला कि जवाहर सुरंग कब पार कर ली। कि उनको जैसे कहीं पहले नीचे गई बस, उतार चढ़ाव था, तो उनको पता नहीं लग पा रहा था कि जवाहर सुरंग कब निकल गई, कब क्रॉस कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी और हम नए समतल स्थान काजीगुंड में पहुंचे। नई जगह कहाँ पहुंच गए? काजीगुंड में। काजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, यानी कि एक जैसी थी, इसलिए बड़ी तेज रही। इसलिए वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगा और बस भी तेज चली। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर कितने घंटे में पहुंच गए? 2 घंटे में। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर। कश्मीर की राजधानी कौन सी है? ज्योतिर्मय नगर। श्रीनगर के राजगण को प्रणाम कर मैंने अपने
को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने लगी। वह भगवान को धन्यवाद देने लगे कि यहाँ श्रीनगर में क्या देखने को मिलता है, बर्फ और केसर। वहाँ केसर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसने देख करके केसर की कितनी अच्छी सुगंध रहती है, बहुत अच्छी स्मेल रहती है, स्वीट स्मेल रहती है। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। सड़कें भी साफ थी, हरे बड़े पेड़ पौधे भी थे, मैदान भी थे और नगर के बीच बहती झेलम नदी थी। जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल, जिन्हें कदम कहते हैं, उन पुल को क्या कहा जाता है, कदम, दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा देखा है, मैंने आपको बताया था, ऊपर से नीचे तक पहनते हैं बुर्का टाइप में, उसको चोगा कहते हैं। ऊनी कपड़े, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर उनकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कांगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई। वो कहते हैं कि यहाँ पर सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में अनेक प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं। श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। उन्होंने जब कश्मीर का भ्रमण किया तो उनको पता चला कि यहाँ हमारे देश में कई सारी बोलियां हैं, लेकिन मुख्य भाषा इनकी कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। जो जहाँ की पहाड़ी है श्री शंकराचार्य, वो उस श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है। उस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, मठ। और जनश्रुति के अनुसार जैसा लोग कहते हैं, जिनके अनुसार सुना है, यहाँ का मंदिर पांडवों वंश के राजाओं का बनवाया हुआ है। वहाँ किसने बनवाया वहाँ का मंदिर, पांडवों ने। यहाँ वंश शिव जी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे, अब मोटर से भी जाया जा सकते हैं। पहले मंदिर पर पहुँचते थे तो पैदल जाते थे और अब मोटर से भी जाते। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। केरल में जन्मे जगतगुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। वहां पर किसकी मूर्ति बनी हुई थी, जगतगुरु शंकराचार्य की। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में सिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे। वहां के कैसे हवा थी, सिकारे एक साइड की चल रही थी तो झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है। जो डल झील है वो कश्मीर की क्या है, जान। शायर इसकी तारीफ करते नहीं आगाते, थकते नहीं हैं, वो इसकी तारीफ करते जाते हैं, क्योंकि जो शिकारे हवा के झोंके चलते हैं तो ये क्या करती है, इसका असर डल झील पर होता है। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिलते हैं तो कश्मीर में डल झील का मुख्य केंद्र है। जब हम झील पहुंचे तब सांझ हो गई थी, अतएव सैर करने वालों की भीड़ छट चुकी थी। कि जब हम डल झील पहुंचे थे तो क्या हो गई थी, शाम हो गई थी और जो घूमने वाले आए थे वो भी थोड़े से ही रह गए थे, बाकी के जा चुके थे। इक्के दुक्के सितारे ताल गति पर
चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारी का मल्लाह हमें घुमाने को तैयार हो गया। कि जो घुमाने वाले होते हैं, इनको गाइड कहते हैं, वो हमें घुमाने के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े। वह डांड मारने लगा और फिर चंद ही मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था कि लग रहा था कि वो सुबह से घुमा रहा होगा टूरिज्म को, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी अब थक गया है। अपने मित्र से मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। जब वो अपने साथियों को बुला रहा था, उसका यहाँ पहनावा बताया है कि उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी, दुबला पतला सा उसका शरीर था, छोटी पतली दाढ़ी थी, मोमडन था, मुल्ला था, साधारण कपड़े पहने हुए था। वह डांड मारने लगा और फिर चंद मिनट में ही अपने साथियों को आवाज देकर लगा। तो किसी ने बताया कि ये अपने साथियों को बुला रहा है ईद का चांद देखने के लिए, सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर बोला, अब मैं नहीं चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। अब उसने क्या कह दिया कि अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मुझे नमाज पढ़नी है, किसी और को ले जाइए। नए शिकारी का मल्लाह यूसुफ किशोर था। वो कैसा था यूसुफ? उसका नाम था एक लड़के का। वो एक नवयुवक ही था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। चप्पू मतलब नाव में जो चलते हैं डंडे से और वो लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चप्पू। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज आने लगी, ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठा। उसके वो चप्पू चलाते चलाते क्या कर रहा था? गुनगुना रहा था, गाना गुनगुना रहा था। 2-4 पंक्तियां ही थी, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वो कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में किसकी खुशबू आती है? प्यार की। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ किशोर और किशोरियों को दिल खोलकर प्रदान किए हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसकी अच्छे से एक बार और रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 15 कश्मीर की यात्रा कंप्लीट। थैंक यू।